हेलो स्टूडेंट, मैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। आपका सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स। इसमें टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं जो कि हिंदी में हैं। इनकम टैक्स लॉ, इसकी मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट। आय इनकम की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आय व धन या धन के समान लाभ जो किसी व्यक्ति को किसी स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे वेतन, व्यापार लाभ, ब्याज, किराया आदि। यानी किसी भी सोर्स से कमाई गई इनकम वो इनकम कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है पूर्व वर्ष यानी प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर इसमें है वह वित्तीय वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है उसे पूर्व वर्ष कहते हैं। ये 1 अप्रैल से मार्च तक होता है। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। आकलन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर जो है, ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस वर्ष पूर्व वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है उसे आकलन वर्ष कहते हैं। असेसमेंट ईयर सपोज करिए ये एक आपका होता है फाइनेंशियल ईयर। एक आपका क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। दूसरा आपका होता है असेसमेंट ईयर। एक आपका होता है असेसमेंट ईयर। अब आप समझ लीजिए, अभी जो आपका चल रहा है फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है आपका 2024 सॉरी ये 25 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 26 26। इसके लिए असेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26 27। उसके लिए 26-27 हो जाएगा। ये होता है आपका असेसमेंट ईयर। अब आवासीय स्थिति यानी रेसिडेंशियल स्टेटस से आप क्या समझते हैं? मतलब आवासीय स्थिति यानी करदाता की कर देयता उसकी आवासीय स्थिति पर निर्भर करती है। ये निवासीय, अनिवासी तथा सामान्य निवासी नहीं इन वर्गों में निर्धारित होती है। मतलब इसे है रेसिडेंशियल स्टेटस से है। इसमें करदाता की कर देयता की आवासीय स्थिति पर निर्भर करती है। ये निवासी, अनिवासी तथा सामान्य निवासी नहीं इन वर्गों में निर्धारित होती है। किन वर्गों में? मैं वर्ग भी आपको आगे समझाऊंगी। यह वेतन से आय यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। वेतन से आय क्या होता है? नियोक्ता से कर्मचारी को प्राप्त वेतन, भत्ते, बोनस तथा परिकर वेतन से आय कहलाता है। जब सपोज करें ए, यहाँ पे दूसरा है बी। ये मालिक है और ये इसके यहाँ जॉब करता है।
तो ये मालिक इसको क्या देगा, सैलरी देगा। सैलरी देगा, ये सैलरी देगा। तो इसकी जो इसको सैलरी मिलेगी वो क्या हो जाएगी, इसकी सैलरी इनकम हो जाएगी। इसकी ये सैलरी इनकम हो जाएगी, ये इसकी सैलरी इनकम हो जाएगी। इसको हाँ, ये इसकी सैलरी इनकम हो गई। भत्ते अलाउंसेस क्या होते हैं, भत्ते अलाउंसेस क्या होते हैं? वेतन के साथ दिए जाने वाली अतिरिक्त राशि, भत्ते के साथ दी जाने वाली अतिरिक्त राशि भत्ते कहलाती है। जैसे HRA, DA, यात्रा भत्ता आदि। HRA जैसे जब कोई एम्प्लॉई कंपनी के लिए अच्छी पोस्ट पर होता है तो उसे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। उसमें उसको रहने के लिए मकान, आने जाने के लिए गाड़ी, एक्स्ट्रा अन्य अलाउंसेस उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। परिकर क्या होता है, परिकर क्या होता है, परक्यूजिट क्या होता है? नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई सुविधाएं, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई सुविधाएं जैसे मुफ्त आवास, वाहन, बिजली, पानी परिकर कहलाती है। ये परिकर कहलाती है, परिकर कहलाती है। आइए अब देखती हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी HP, मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय कैसे होती है, आइए समझते हैं। इसमें मकान संपत्ति से आय क्या है? भवन, मकान को किराए पर देने से प्राप्त आय मकान संपत्ति से आय कहलाती है। जब किसी मकान को किसी किराए पर, लीज पर दिया जाता है तो उसे मकान से प्राप्त आय कहलाता है। वार्षिक मूल्य यानी एनुअल वैल्यू क्या होती है? एनुअल वैल्यू क्या होती है? एक वर्ष में मकान से प्राप्त या संभावित किराया वार्षिक मूल्य कहलाता है। एक वर्ष में मिलने वाला किराया, जब किसी मकान को किराए में उठाया जाता है तो उस पर जो इनकम होती है उसको हम एनुअली काउंट करते हैं। तो उसको एक वर्ष में मकान से प्राप्त संभावित किराया या वार्षिक मूल्य कहलाता है। अब देखिए मानक कटौतियाँ कितनी मिलती हैं, इसमें डिडक्शन कितनी होती है? इसमें डिडक्शन होती है 30%। इनमें वार्षिक मूल्य यानी एनुअल वैल्यू, उसमें क्या करते हैं 30%। मानक कटौती के मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसमें 30% है, वो घटाई जाती है टोटल वैल्यू में। सपोज करिए आपको सपोज करिए कि आपको 10,000 रुपये आपकी एनुअल है, इनकम है, ठीक है। ये 10,000 रुपये आपकी एनुअल वैल्यू हो गई, ठीक है। और 30% में डिडक्शन है 30%, ओके। ये 30% डिडक्शन है। अरे नहीं भाई, डिडक्शन होगी 30% डिडक्शन हो गई इसकी। तो 10,000 की 30% अगर आप निकालेंगे तो इसकी कितनी निकल आएगी? ये 3,000 हो गई। ये 3,000 आपकी डिडक्शन हो गई, 3,000 डिडक्शन हो जाएगी। इसको लेस करके जब आएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 7,000। ये हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। ये टैक्सेबल हो गई वैल्यू, ओके। चलिए आगे चलती हूँ मैं। पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन क्या होता है वो आइए बताती हूँ मैं। किसी पूंजीगत संपत्ति के विक्रय से होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ कहलाता है। पूंजीगत लाभ कहलाता है। किसी पूंजीगत संपत्ति के विक्रय से होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ कहलाता है। अल्पकालीन व दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ में क्या अंतर है? मतलब शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टाइम में जो दोनों का पूंजी का जो कैपिटल गेन है वो बताइए, वो आइए बताती हूँ। सामान्यतः 36 महीने से कम अवधि का जो होता है, जो 36 महीने से कम अवधि का लाभ होता है उसको अल्पकालीन कहलाते हैं। जो 36 महीने से अधिक का होता है वो दीर्घकालीन लाभ कहलाता है। अन्य स्रोतों से आय, अदर सोर्सेज,
देखिए, आइए देखती हूँ अदर सोर्सेज में क्या क्या इनबिल्ट होता है। अन्य स्रोतों से आय क्या है, उदाहरण दीजिए। जो आय अन्य किसी शीर्ष में न आए, जैसे बैंक, ब्याज, लॉटरी, कमीशन अन्य स्रोतों से आय कहलाती है। धारा 80C के अंतर्गत कटौतियाँ। जो धारा 80C में कौन कौन सी कटौतियाँ हैं? धारा 80C के अंतर्गत कटौतियाँ। धारा 80C क्या है? LIC, PPF, NSC आदि में निवेश पर अधिकतम 1.5 लाख तक की कटौती धारा 80C में मिलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। धारा 80D क्या है? धारा 80C में क्या आता है? LIC आ गई, PPF आ गया, NSC आदि में निवेश पर अधिकतम कितना 1.5 लाख की डिडक्शन, इन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है, 80C में मिलती है। 80D में क्या है? धारा 80D क्या है? स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर दी जाने वाली कटौती धारा 80D के अंतर्गत आती है। स्वास्थ्य बीमा जनरली लोग अपने स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, जैसे हम LIC कराते हैं, इसी तरीके हमें बहुत सी कंपनियां हैं वो स्वास्थ्य बीमा करती हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो फिर उसके इलाज के लिए वो फंड को प्रोवाइड कराते हैं, हॉस्पिटल को फंड को प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए वो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम उनको स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए उन्हें प्रीमियम भी देना पड़ता है 80C के अंतर्गत। आइए आगे देखती हूँ। आय का क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग इनकम क्या होती है, आइए देखते हैं। आय का क्लबिंग क्या है? कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति की आय को दूसरे व्यक्ति की आय में जोड़ना आय का क्लबिंग कहलाता है। कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति की आय को दूसरे व्यक्ति की आय में जोड़ना आय का क्लबिंग कहलाता है। कुल आय की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कुल आय क्या है? सभी शीर्षों के आय जोड़कर, सभी हेडों की मतलब आय को जोड़कर, मतलब जितने हेड इसमें दिए हुए हैं सारे हेड्स, जैसे सैलरी का हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, बिजनेस हो गया, सारे हेड्स की इनकम को जोड़कर धारा 80C की कटौती घटाने के बाद प्राप्त आय कुल आय कहलाती है। इनकम टैक्स अकाउंट्स, अंतिम लेखे यानी फाइनल अकाउंट, अंतिम लेखे यानी व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा बैलेंस शीट अंतिम लेखे कहलाते हैं। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट अंतिम लेखे कहलाते हैं। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास की परिभाषा दीजिए। समय, उपयोग या अप्रचलन के कारण संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाती है। मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन। जब कोई वैल्यू, सपोज करो मैंने कोई एसेट्स, मानिए एक कंप्यूटर मैंने 1000 रुपये का लिया, ठीक है, 1000 रुपये का मैंने एक कंप्यूटर लिया, उस पर 10% हमने क्या किया, उसको डेप्रिसिएशन, 1000 का मैंने लिया और उस पर क्या किया, 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया। कितने का हुआ? 100 रुपये का। 100 रुपये हो गया। अब इसमें 100 रुपये लेस कर दो, नीचे कितना आएगा? 900। बस 900 हो गया। ये हो गया, ये हमारी हो गई। हाँ, ये समय, उपयोग या अप्रचलन के कारण संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाती है। ऐसे ही है। बैंक समाधान विवरण यानी BRS। बैंक समाधान विवरण क्या है? कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के शेष में अंतर को मिलाने की प्रक्रिया बैंक समाधान विवरण कहलाती है। त्रुटियाँ एवं उनका सुधार, एरर एंड रेक्टिफिकेशन। लेखांकन त्रुटि क्या है? लेखा पुस्तकों में की गई गलती लेखांकन त्रुटि कहलाती है, जिसे सुधार प्रविष्टियों द्वारा ठीक किया जाता है।
आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट मैं आपके लिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक आप इनको कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।